हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 0208। आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एसबीआई क्लर्क मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हम लगातार चलेंगे, पहले क्वांट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियोस को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लें। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसमें पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो सीरीज के हैं, उसके बाद जो 5 हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 क्वेश्चन जो हैं वो क्वांट के मिलते हैं हमको एसबीआई क्लर्क मेंस में। 50 के 50 हम सॉल्व करेंगे, इन्हीं 3 से 4 या 5 लेक्चर्स में करेंगे। अच्छे से करेंगे, पूरी डिटेल के साथ करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, पहली स्टेटमेंट हमारे सामने है, फाइंड द मिसिंग टर्म। 5 क्वेश्चंस हैं सीरीज के जो आए थे एसबीआई क्लर्क मेंस में। हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। 7, 151, 223, 259, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है लगातार। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस से शुरू करेंगे। डिफरेंस कितना है इन दोनों में, इसमें देखिए 7 एंड 151 में क्या है, माइनस करेंगे 144 आ जाएगा। क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा 223 में से 151 माइनस करिए, 3 में से 1 गए 2, 22 में से 15 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर है, और 72 के बाद क्या है, 259 में से 223 को माइनस करेंगे तो 6, 9 से 3 के 6 और 25 में से 22 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 36। सीरीज बन रही है 144, 72, उसका हाफ 36। अब आगे क्या आना चाहिए, 36 का हाफ क्या है, 18 है। तो देखिए 7 में से 9 नहीं, 17 में से 9 जब माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, हाफ होता जा रहा है लगातार। 144, उसका हाफ 72, उसका हाफ 36, उसका हाफ 18, 18 का हाफ क्या है, 9 होगा। क्या है, 9 होगा। तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो 277 में हम क्या करेंगे, 9 को ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा वैल्यू है x का आ जाएगा, जो हम फाइंड कर रहे हैं। करिए क्या आ जाएगा, 286 आ जाएगा। ये हमारा इसका जो है आज का आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, हर स्टेटमेंट को नोट कर लें ताकि आपको मेन से पहले पता हो कि पिछली बार कौन से क्वेश्चन जो थे वो मिले थे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले साल के क्वेश्चंस में से है, बल्कि वही है, वही स्टेटमेंट्स हैं। आपको आसानी रहेगी प्रिपेयर करने में इस बार। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस में आ चुके हैं, तो पक्का है कि मुश्किल क्वेश्चंस ही होंगे, थोड़े थोड़े टिपिकल सीरीज होंगे, देखने से ही सॉल्व नहीं होंगे। 27, 30.2, 23.8, उसके बाद है 33.4, 33.4, उसके बाद है 20.6, 20.6 और उसके बाद क्या है, x है। क्लियर है, इसमें कोमा हम लगा देते हैं। क्लियर है, तो चलिए फिर से कोई मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक तो दिख नहीं रहा है कि रेशियो का हो, तो सीधा है डिफरेंस ही लेंगे। चलिए अब 27 और 30.2 में क्या अंतर है, देखिए 27 में अगर हम 3.2 ऐड कर दें, 3.2 ऐड कर दें तो 30.2 आ जाएगा। ठीक है, अब 30.2 में से माइनस हो रहा है कुछ ना कुछ, क्या माइनस हो रहा है वो देखना है। 30.2 में से क्या माइनस करेंगे कि 23.8 आएगा, ये हमने देखना है। इसको आप ऐसे माइनस कर सकते हैं, फास्ट करना है आप सीधा कीजिए। कैसे, ये 23.8 है, इसमें अगर हम 0.2 ऐड कर दें तो 24 हो जाएगा, और 24 में अगर 6.2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा आ जाएगा जो चाहिए हमें। ये लीजिए, इसका अंतर क्या है, 6.4, ये प्लस नहीं हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। क्लियर,
चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है? 23.8, इसमें अगर हम 10 इंक्रीज करें तो 33.8 बनता है, लेकिन हमारे पास 33.4 है, मतलब 0.4 कम है 10 में से। 10 में से 0.4 कम है, मतलब 9.6 आ जाएगा। और ये जो है ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब अल्टरनेट है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अभी माइनस फिर से हो रहा है, अभी माइनस हो रहा है। करिए क्या होगा माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करिए तो वो अंतर आ जाएगा। 14 में से 6 गए 8, ये क्या बचेगा इसके बाद 2, 2 में से 0 गए 2, यहाँ पे डेसिमल है, और 3 में से 2 गए 1, तो ये आ गया 12.8। तो 3.2 उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6.4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.8। तो 3.2 का टेबल चल रहा है, तो इसका मतलब है 3.2 इंटू 1, ये आ गया 2, 3, 4, और अब हमने क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम 3.2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20.6 प्लस 16, तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 36.6। ये हमारा इसका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी जो था वो हमने कर लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कर लें, लॉजिक को भी चेक कर लें। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रिपेयर करना है, क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5, 4, 6, 15, 56 एंड x। क्लियर है? क्या है? x है। तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये सीरीज हमें दी हुई है, लॉजिक ढूंढना है कि लॉजिक कहां से लग रहा है। तो देखिए डिफरेंस लेंगे, -1 +2 +9, और ये प्लस बहुत ज्यादा हो रहा है, 41 हो रहा है। तो ये कोई लॉजिक अभी हमें नहीं दिख रहा कि इसमें कोई डिफरेंस का लॉजिक हो। तो डिफरेंस तो नहीं है, ये श्योर है। डिफरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब 5 से 4 कैसे बनता है? 5 से 4 ऐसे बनता है, 5 × 1 -1। 5 से 4 इस तरह से बनता है, 5 से 4 ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये तो बन गया। 4 से 6 कैसे बनता है? 4 से 6 बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है 4 × 1 +2 कर दें तो 6 आ जाएगा। एक ये है 4 × 2 -2 कर दें तो भी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे सही लॉजिक कौन सा ले रहा है? सही लॉजिक ये वाला चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 1 से किया, मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, -1 किया, यहाँ पे -2 कर रहे हैं, तो हम इसको लेके चलेंगे। 4 × 2 -2 = 6। क्लियर है? ये वाला लॉजिक जो है सही लगेगा इसमें। स्टूडेंट्स जब भी आपको कोई टर्म दिखे ना सामने, तो सोचने की उसको लिखना, लिख के देखें, लिख के जब करेंगे क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन हम माइंड में कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जिनका लॉजिक इस तरह का हो वो ऐसे ही सॉल्व करने थोड़े मुश्किल होते हैं। क्लियर? 4 × 2 -2 हो गया। अब उस लॉजिक के अनुसार 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को ही माइनस करें, तो ये क्या बनेगा? 6 × 3 - 3 15 हो जाएगा। तो ये टर्म भी हमारी सही है, ये भी सही थी, ये भी सही है। अब 15 से 56 बनाना है, तो 15 से 56 बनाने के लिए यहां से 3 से मल्टीप्लाई किया था, वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 कर देंगे, तो बन रहा है 15 × 4 60, 60 में से 4 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा लॉजिक रेडी है, हमने सिर्फ अप्लाई करना है। 56 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 56 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 280। 280 में से 5 माइनस करेंगे तो 275। दिस इज द वैल्यू ऑफ x जो हमें चाहिए थी। ये थी हमारी मिसिंग सीरीज का तीसरा क्वेश्चन जो हमने कर लिया। ये पिछले साल के क्वांट में जिस सीरीज में क्वेश्चन आए थे, जिस तरह से ऐसे ये उसी तरह से उसी नंबरिंग से चल रहे हैं। ये आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, कल 11 से शुरू करेंगे।
ठीक है, डन। चले आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अभी हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या है, सीरीज है 7, 10, 21, 52, 121 एंड x। ठीक है, ये है। थोड़ा सा अभी देखने में लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दें, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड, लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा। तो चलिए डिफरेंस शुरू करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो डिफरेंस शुरू करते हैं। देखिए क्या आएगा डिफरेंस में। जब भी हम क्वेश्चन करने जाएं तो चाहे चौथे डिफरेंस पे हो चाहे दूसरे पे हो, एक बार उसको खोल के देख लेना चाहिए, जो भी डिफरेंस में ज्यादा समय नहीं लगता है इस छोटे छोटे नंबर्स में। तो ये क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा ऐड, यहाँ पे 11 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 21 प्लस 31 ऐड हो रहा है, यहाँ से क्या ऐड हो रहा है, 48 प्लस 21, 48 एंड 20 69 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से डिफरेंस करते हैं, डबल डिफरेंस देख लेते हैं। 3 एंड 11 8 आ जाएगा, 11 एंड 31 तो ये 20 आ जाएगा, 31 एंड 39 ये क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। क्लियर है। अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, इवन नंबर्स आ गए हैं, डिफरेंस भी मैच होगा अभी। और ये जो है हमारे पास ये मिसिंग है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या सीरीज बन रही है। 8 और 12 20 होते हैं, 20 और 18 36 होते हैं। तो अब सीरीज कहीं दिख रही है 12 और 6 18, 18 और 6 24 हो सकते हैं। अगर हम ये लेके चलें 24 का अगर पहाड़ा यहां से लेके चलें तो 38 और 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड करके, 8 और 4 12, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 62 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 62 आ जाएगा तो 69 में जब 62 को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 131 आ जाएगी। क्लियर है, 131 आ जाएगी। अगर ये 131 आ गया है तो इसमें अब ऐड करिए जो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 5 एंड 2 252, और ये हमारे ऑप्शंस में होगा। अगर ये अभी हमने ऑप्शन नहीं लिखे थे, इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 256, बी क्या है 270, सी क्या दिया है 254 और डी क्या दिया है 252 और ई दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स बात यह है कि 12 और 18 से क्लियर नहीं था भी ये होगा, लेकिन हमने चांस लिया कि चलो देखते हैं 24 लगा के, क्योंकि और कोई दिख नहीं रहा था। हमने लॉजिक लगाया तो हम 252 तक पहुंचे। अगर ये ऑप्शन में है तो ये हमारा सही होगा, अगर नहीं है तो हमने किसी और तरफ देखना होगा और ढूंढना होगा। अगर नहीं मिलता तो नन ऑफ दीज। क्लियर है। चलिए इसको अभी मैं रब कर रहा हूं, फोर्थ हो गया है। चलिए ये अब सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा जो पिछले साल के क्वांट में था, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, 5 3 4 x 38। अब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत क्या रहती है कि बीच में जब मिसिंग टर्म आ जाए तो हमारे पास जो दो वैल्यूज जो है नीचे से मिसिंग हो जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जब लास्ट में हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग होती है, अब दो है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 से 3 कैसे बनता है। 5 से 3 बनाने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो ये है 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 0.5 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा। 5 को 0.5 से करेंगे 2.5, 2.5 में 5 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके -2 कर दें तो 3 आ जाएगा। अब हमें 3 से 4 भी बनाना है। 3 से 4 बनाने के क्या तरीके हैं। एक तो ये है, अगर इस तरह से चलेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 0.5 का डबल 1 हो गया, 0.5 का डबल 1 हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 3 को यहां से 2 से मल्टीप्लाई करें और -2 कर दें
तो फिर 4 आ जाएगा, ये भी क्लियर है। ये 2 वाली सीरीज ऐसे चलेगी, यहाँ से 1 2 3 हम आगे जाएंगे, ये लॉजिक भी ठीक है। अब 4 से x कैसे बना और x से 38 कैसे बना, एक तो हम इस सीरीज पे चलेंगे, एक इस पे चलेंगे, जहां से हमें लगा कि आंसर आ रहा है तो ठीक है। चलिए पहले यहां से देखेंगे। अब 4 को क्या करेंगे, 0.5 का डबल हो रहा है तो अब इसका डबल करेंगे, 4 × 2 + 2, ये क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। 4 × 2 + 2 10 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 × 3 - 2, 2 वाली सीरीज वैसे ही चलेगी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई की, ये 10 आ गया, ये भी दोनों के दोनों मैच कर गए। तो अभी देखिए दो लॉजिक लग रहे हैं। आगे देखते हैं 10 से आगे 38 बनेगा या नहीं बनेगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करिए 2 × 4 से, और इसमें से ऐड करिए 2, इसमें 10 × 4 40 और 42, तो वहां पे तो 38 चाहिए, तो ये वाला लॉजिक जो है हमारा गलत हो गया। क्लियर है, ये लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए पहले 3 टर्म्स में लग रहा था, आखिर में नहीं लगा। अब इधर देखते हैं, अब 10 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो 38 आ रहा है। तो ये वाला लॉजिक हमारा सही है। लेकिन एक चीज आपने देखी कि दोनों में आंसर 10 आ रहा है, तो x की वैल्यू तो हमारी 10 ही है, लेकिन लॉजिक में फर्क था। गलत लॉजिक से भी सही आंसर तो हमने निकाल लिया, लेकिन लास्ट टर्म नहीं लगी, वो लॉजिक इस पूरी सीरीज पे नहीं लगता। ये पूरी के पूरी पे कंफर्म है, ठीक है। x की वैल्यू 10 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये गलत है और ये वाला सही है। क्लियर। हमारे माइंड में कई तरह के लॉजिक आते हैं जब हम एग्जाम में करते हैं, हमने उनमें से चूज करना है कौन से वाला सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीरीज खत्म हो गई है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो अभी हम करेंगे। थोड़ी सी टिपिकल होंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। distance between A and B, distance between A and B is 24 kilometer. 24 kilometer. Distance between A and B is 24 kilometer. A boat travels from A to B and comes back in 6 hours. In 6 hours, ठीक है। The speed of boat in still water, speed of boat in still water is thrice the speed of stream. Thrice the speed of stream. ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। चलिए अब क्वेश्चन को समझिए पहले, ये थोड़ा इजी नहीं है, समझना पड़ेगा। देखिए कैसे। अब हमें पता है कि अब ये मान लीजिए पानी है, इसमें एक इस तरह से नाव है मान लीजिए, ठीक है। वो अब पानी का जो बहाव है वो इस तरफ है और नाव भी जो है वो इस तरफ जा रही है। और एक और हम फिगर बना लेते हैं, ये पानी है, ये वो नाव है, और इसमें ये जो नाव है ये इस तरफ जा रही है, पानी इस तरफ जा रहा है। क्लियर है। इसको हम बोलेंगे स्ट्रीम। जो पानी की स्पीड है वो होगी स्ट्रीम, ये होगी बोट की स्पीड। उसी तरह से ये बोट है, ये स्ट्रीम है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए बोट उधर जा रही है, पानी भी उधर जा रहा है। बोट जा रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से, बोट जा रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से, और स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर। तो मैंने 10 किलोमीटर के लिए पुश कर रहा था, पानी भी तो मुझे अपने साथ खींच के लेके जा रहा है ना। तो उससे क्या होगा, मेरी जो टोटल स्पीड है वो 10 + 5 15 किलोमीटर हो जाएगी। ये जो है सही जो स्पीड बनेगी, इसे हम डाउनवर्ड बोलते हैं। जब हम पानी की दिशा में जाते हैं तो उसे हम डाउनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। इसे हम डाउनवर्ड बोलते हैं।
अब इसमें क्या है कि स्ट्रीम की स्पीड उधर है, स्ट्रीम उधर, पानी उस तरफ बह रहा है, जैसे मान लीजिए नदी में पानी जा रहा है एक तरफ, तो हम उसके उल्टी दिशा में नाव को लेके जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे 5 है, बोट की स्पीड यहाँ पे 10 है। अगर बोट की स्पीड 10 है, अब पानी इधर आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूं, तो मैंने 10 किलोमीटर के लिए पुश किया, लेकिन पानी भी तो मुझे उस तरफ वापस लेके जा रहा है ना 5 किलोमीटर, तो मेरी यहाँ पे स्पीड क्या होगी, 10 माइनस 5 किलोमीटर की स्पीड होगी। इसे हम बोलते हैं अपवर्ड। क्या बोलते हैं, अपवर्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्वेश्चन कुछ अलग है इससे। क्वेश्चन क्या है, अब A टू B का जो डिस्टेंस है ना, A टू B का एक डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर है। A boat travels from A to B and comes back in 6 hours. एक बोट है जो A से B तक जाती है, फिर B से A तक आती है, और पूरे इस प्रोसेस में उसको 6 घंटे का समय लगता है। टोटल टाइम हमें 6 घंटे दिया है। The speed of boat in still water is thrice. अब देखिए, अब हम क्या लेंगे, स्टिल वाटर बोट स्पीड, बोट सॉरी थोड़ा सही से लिख लें, हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक ये उन्होंने बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब जो स्ट्रीम की स्पीड है, जो पानी की स्पीड है, उससे 3 गुना है क्या, बोट की स्पीड। अब हम क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है, हम इसको 3x अज्यूम करेंगे। अगर ये पहले हमने स्ट्रीम की स्पीड अज्यूम करनी है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, x होगा। अगर हम स्ट्रीम की स्पीड x अज्यूम करेंगे तो बोट की स्पीड क्या होगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड थ्राइस है तो मतलब 3x होगी, क्लियर है, 3x होगी। अब देखिए, पानी एक तरफ तो बह रहा है ना, हमें नहीं पता किस तरफ बह रहा है, लेकिन एक तरफ तो जा रहा है ना। अब अगर मैं A से B तक जाऊंगा तो, और B से A तक वापस आऊंगा, तो एक बार मैं डाउनवर्ड जाऊंगा पानी की दिशा में, और एक बार मैं पानी के उलट आऊंगा। ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहां क्या करता हूं, डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड मैं दोनों निकाल लेता हूं। डाउनवर्ड स्पीड क्या होगी, पानी के बहाव की गति प्लस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये होगी डाउनवर्ड स्पीड 4x, जो कि हमने यहां पे निकाला था। और उसी तरह अपवर्ड स्पीड क्या होगी, अपवर्ड स्पीड होगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये क्या हो जाएगी, 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, हमें दोनों तरफ की स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम भी पता है। तो देखिए, अब मान लीजिए जब वो A से B तक गया तो पानी जो है उसी दिशा में बह रहा था जिस तरफ वो जा रहा था, तो डिस्टेंस क्या था, 24 किलोमीटर था, स्पीड क्या थी, 4x थी। ठीक है, अब जो अपवर्ड जो वापस आया उसमें डिस्टेंस तो 24 ही था ना, स्पीड कम हो गई, 2x हो गई। अब जब 24 डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो फिर टाइम आ जाएगा, और हमें ये टोटल टाइम पता है कि ये 6 घंटे था। क्या था, 6 घंटे था। तो ये हमारे पास जो कड़ी हमने जोड़नी थी वो हमने जोड़ ली है, इक्वेशन हमारे पास रेडी है, हमने सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 प्लस 48 इज इक्वल टू 24x आ जाएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 है, उन्होंने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, हमने स्पीड ऑफ बोट जो थी वो 3x ली थी, तो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। क्लियर है आपको? ये 6 क्वेश्चन था जो एसबीआई क्लर्क मेंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आज हमने 10 क्वेश्चन क्वांट के करने हैं, यही हमारा टारगेट है और ये करने ही करने हैं। और उसके बाद आपने इस तरह के क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड बनानी है उसमें। हर बार जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जो क्वेश्चंस हैं और टिपिकल आएंगे, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें इसको तो मैच करना पड़ेगा ना, इसलिए हम ये वाला टॉपिक अभी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन क्या है? A rectangular grassy plot, a rectangular grassy plot is 112 meter by 78 मीटर। ये उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरह से, उसकी जो क्या है, ये है 128 और ये है 78। क्लियर है? चलिए अब क्या है, इट हैज अ पाथ 2.4 meter wide. It has a path 2.5 meter wide all round it on the side. All round it on the inside. It on the inside. इनसाइड में एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब ये जगह है तो हम ऐसे करेंगे, जैसे हम पार्क में जाते हैं तो अंदर एक रास्ता बना बना पूरे पार्क की परिक्रमा करने वाला, उस तरह का एक रेक्टेंगुलर पाथ है इसमें। कैसे है? अब ऐसे है, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। क्लियर है? अब ये जो लेंथ है, ये जो है, ये कितनी है? 2.5 है। इधर भी ये क्या है? 2.5 है। यहाँ पे भी 2.5 है और यहाँ पे भी क्या है? 2.5 है। क्लियर है? पूछा उन्होंने क्या है? फाइंड द cost of area of the path. Find the cost of area of the path which has the cost of construction, which has the cost of construction, which has the cost of construction it at rupees 2 per square meter. 2 per square meter। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझिए। एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है, 112 था, सॉरी यहाँ पे 112 था, 112 बाई 78 मीटर का। ठीक है? उसके अंदर एक पाथ है, एक रास्ता है, 2.5 मीटर चौड़ा है सभी तरफ से। अब वो बोल रहे हैं कि इस जो पाथ है, इसके कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है। तो हमने टोटल कॉस्ट बतानी है इस पाथ को बनाने की। तो पाथ को बनाने के लिए हमें पहले उसका जो है एरिया पता करना पड़ेगा। अब ये वाला जो एरिया हमने पता करना है, ये हम ऐसे तो पता कर नहीं पाएंगे। ठीक है? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? पूरे प्लॉट का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस कर दीजिए, तो उसके बाद क्या बचेगा? ये पाथ का एरिया बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा अभी देखिए। सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ फुल प्लॉट, होल प्लॉट। ठीक है? पूरे जो प्लॉट का एरिया है वो क्या है? वो है 112 गुना 78। ये वैल्यू क्या आएगी ये हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए, अब हमने क्या करना है, अंदर वाले रेक्टेंगल के, अंदर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है? टोटल ये लेंथ 112 थी, टोटल क्या थी? 112। 2.5 मीटर हमने यहां से निकाल लिया, 2.5 मीटर हमने ऊपर से निकाल लिया, तो बाकी क्या बचेगी? अब जब 2.5 मीटर निकाल लिया और फिर से 2.5 मीटर निकाल लिया, तो बाकी 117 मीटर बच गई लेंथ। उसी तरह से विड्थ में होगा, टोटल 78 मीटर था, टोटल क्या था? 78 मीटर। 2.5 मीटर यहां से निकाला, 2.5 मीटर फिर दूसरी तरफ से निकाला, तो 78 में से जब 2.5 और 2.5 निकलेगा तो ये क्या बचेगा? 73 बचेगा। तो अब आ गया एरिया
ऑफ इंटरनल पार्क लिख देते हैं, प्लॉट लिख लो, जो मर्जी लिख लो, हमें तो आंसर चाहिए 117 गुना 73। अब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, इसको मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए करिए मल्टीप्लाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा देखिए, चलिए बाद में करते हैं, पहले देखते हैं एरिया ऑफ पाथ क्या बनेगा। 112 मल्टीप्लाई 78 माइनस 117 मल्टीप्लाई 73। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 925 स्क्वायर मीटर्स। क्या आने वाला है? 925 स्क्वायर मीटर्स। कैलकुलेशन थी, आपने खुद करनी है। क्लियर है? अब ये 925 स्क्वायर मीटर जो है एरिया ऑफ पाथ है, उन्होंने पूछा है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या होगी, तो रिक्वायर्ड कॉस्ट क्या होगी 925, 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1850 रुपीज आ जाएगी। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। जो एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स का रिजल्ट आना है, लेकिन वो श्योर हैं कि वो आसानी से उसको क्रैक कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें क्या दिया है, एक इस तरह से ट्रायंगल बना है। क्लियर है? एक ट्रायंगल इस तरह से बना है, ये बना है टोटल। ठीक है, ठीक है, क्लियर? हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी, ये चीजें दी हैं। ए बी की लेंथ जो है वो 6 है, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, और ये हमारे पास 24 है, ये वाला हमारे पास 8 है, और ये वाला उन्होंने हमको 90 डिग्री दिया है, और ये हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये गिवन है 90 डिग्री फिगर में। ठीक है, अब फाइंड लेंथ BC, BC हमने फाइंड करना है इफ CDB एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीजें गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम आसानी से कर लेंगे। कैसे? अब हमने ये वाली DB लेंथ निकालनी है, सॉरी DB लेंथ DBC ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक हिस्सा हमें दिया है, 2 हिस्से हमें नहीं पता हैं, लेकिन इसकी जो एक साइड है वो इस ट्रायंगल की भी एक साइड है, इसका हाइपोटेन्यूज है ABD का, तो उससे क्या होगा, अब BD की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, उसका क्या है स्क्वायर रूट हम करते हैं। यही फॉर्मूला है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, जो है पाइथागोरस थ्योरम, हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, या क्या आ जाएगा 36 प्लस 64 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। अब अगर ये 10 है, ये 24 है, अब जो इसके सामने क्या होता है देखिए, इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की होगी। अब हमें बेस दिया है, हमें परपेंडिकुलर पता है, पाइथागोरस इस पे भी लगाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ये आएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो ये हो जाएगा 676 का स्क्वायर रूट, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 26। तो हमारा ये क्या वैल्यू आ गई 26 आ गई, यही हमारा इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आप इसको बिना लिखे भी कर सकते थे। 6 8 से 10, 10 24 से 26, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देखते ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन आज का। अभी जो है 9th और 10th अभी बाकी है, वो हमने करना है। ठीक है जी, मैं इसको रब कर रहा हूं। बिल्कुल फास्ट हम चल रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि
हमें टाइम बचाना है, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। अब हमको दिया है एक सर्कल दिया है इस तरह से, ठीक है, ये सर्कल दिया है, ये उसका सेंटर है, ये डायामीटर है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। बट डायामीटर से क्या है, इस तरह से एक ट्रायंगल उन्होंने बनाई है, ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है 90 डिग्री ही होता है, उन्होंने गिवन भी किया है कि ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हमको उन्होंने क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 मीटर्स, इसका सर्कमफेरेंस क्या दिया है 44 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। गिवन है इसमें वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 45 डिग्री। अब एक चीज सोचने वाली है, देखिए क्या है, ये पूरा ट्रायंगल दिया है, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। अब एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इनका दोनों का सम 90 डिग्री है, इस एंगल का और इस एंगल का, उनमें से एक तो बोल रहे हैं कि 45 है, अगर एक 45 है तो दूसरा भी क्या होगा 45 डिग्री ही होगा। तो यहां से हम निकालेंगे इसको 45 डिग्री, यहां से ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स हमारे सामने है, सर्कमफेरेंस दिया है। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, ये है 44, तो हमने r की वैल्यू निकाल लेते हैं 44/2 इंटू पाई आना था, पाई को हम 22/7 को ऊपर 7 लिखेंगे। कैलकुलेशन को फास्ट करना है, बिल्कुल स्लो नहीं करना है। 22 इंटू 2 से 44 कैंसिल, तो यहां से r का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर r 7 है तो डायामीटर क्या होगा, तो डायामीटर जो है वो 14 हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा BC का लेंथ है ये 14 आ जाएगा। अब एक चीज आप देखिए, अगर ये 14 है, ये क्या है 14 है, ये 90 डिग्री के सामने है, बिल्कुल 14 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, इसका हाफ होगी। हमें एंगल की जो प्रॉपर्टीज में से पता है कि हम ये जो दोनों हैं ये एक समान होंगी, कितनी होगी, ये जितना है उसका हाफ होंगी। उससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये आपको क्लियर है, AB सॉरी, हम क्या करते हैं इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए ये 14 है BC, ये जो है इससे 90 डिग्री के सामने है, बिल्कुल देखिए ये हाइपोटेन्यूज बना रहा है, क्लियर, हाइपोटेन्यूज बना रहा है 14 डिग्री। अब ये जो दो हैं AB और AC, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री, दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं। दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो उनकी लेंथ भी सेम होगी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीनों एंगल सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो एंगल सेम होते हैं। अब अगर ये इसके दो एंगल सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें क्या होगा कि ये तो 14 है, ये दोनों छोटी साइड्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम मान लेते हैं इनकी वैल्यू जो है x मान लेते हैं, ये हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। लेट अगर ये x है तो देखिए 14 का स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो जाएगा। क्लियर है। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 98 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 98 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये क्या होगा 7√2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√2। तो ये लेंथ क्या होगी 7√2, ये भी क्या होगी 7√2। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर। 7√2 हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर, हमें पता है। तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 7√2
इंटू 7√2, इसकी वैल्यू आएगी 2 से ये दोनों √2 कैंसिल, तो 7 आ जाएगी, यही हमारा आंसर, सॉरी 7, यहां भी 7 था, तो हमारा जो आंसर है 7 × 7 49 आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड करना था, हमने कर लिया, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको भी रब करने वाला हूं। क्लियर? चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का 10th क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। अब एक हमको सेमी सर्कल दिया है, क्या दिया है? सेमी सर्कल हमको अभी एक दिया हुआ है। उस सेमी सर्कल में हमको उन्होंने क्या दिया है, देखिए अच्छे से बना लें। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये उसका क्या है, डायामीटर है, ये डायामीटर है, तो हम इसको मिटा देते हैं बाकी को, ये हमारा सेमी सर्कल रहेगा। ठीक है, अब अगर ये हमारा सेमी सर्कल है, इसके अंदर दो सर्कल्स और दिए हैं, ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर से उन्होंने एक सर्कल ये बनाया है, एक सर्कल ये बनाया है, ठीक है, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है। चलिए दोनों सर्कल्स बन गए, और ये जो एरिया है उन्होंने शेड कर दिया है, ठीक है, और ये जो पूरी लेंथ उन्होंने मुझको दी है, ये दी है 28। वो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 9th 10th के मैथ्स में हम कर चुके हैं। कैसे करेंगे? हमारे पास डायामीटर दिया है 28, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर ये रेडियस 14 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी रेडियस क्या है, ये भी 14 हो जाएगा। अब इस जो छोटे सर्कल का सेंटर यहां पे बनेगा, अगर इस छोटे सर्कल का सेंटर यहां पे बनेगा, तो इस छोटे सर्कल का डायामीटर 14 बनेगा। बड़े सर्कल का डायामीटर जो है 28 है, छोटे का डायामीटर 14 बनेगा, तो छोटे सर्कल का रेडियस क्या बनेगा, 7 बनेगा। उसी तरह से ये भी सर्कल उसके सेम है, इसका भी जो है रेडियस 7 ही बनेगा। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसके बाद इस छोटे सर्कल का और इसका, और बड़े सर्कल में से इन दोनों सर्कल सेमी सर्कल्स का जो एरिया है वो माइनस कर देना है, और हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। कैसे? अब एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल क्या होगा, पाई r² होता है, हमें पता है, तो करिए सॉल्व इसको। 22/7 गुना r² क्या आ जाएगा, 14 × 14 और साथ में 1/2। क्लियर? तो करिए सॉल्व। 2 × 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 22 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 कैरी करेगा, 22 और 8 30, 308 वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं स्मॉल का एरिया क्या आएगा। एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई r²/2 होता है, तो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 होगी, इसका r क्या है, 7 है, और इसका 7 है, और 1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, तो ये 77 आ जाएगा। अब इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तो हम इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, 308 - 77 × 2, ये हो जाएगा 308 - 154 = 154। ये हमारा आंसर है, 154 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आपने इतना लेंथी नहीं बनाना है, ये जो चीज है ये हमने पहले ही लेके आनी है, ये कुछ नहीं करना है, सीधा यहां से ही क्वेश्चन शुरू करके खत्म कर देना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये आपको क्लियर है? आज का इस हमारा लेक्चर इतना ही है।
10 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं और कल जो है इससे आगे हम 11 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी लेक्चर में हम कर लें। और प्लीज अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू।